Hello students, I am Rachna Dikshit and welcome to RS Group of Schools। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 5 श्री राम शर्मा का जीवन परिचय। श्री राम शर्मा केवल एक व्यक्ति ही नहीं थे, वे एक संस्था भी माने जाते थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित श्री राम शर्मा ने शुक्लोत्तर युग में लेखन कार्य करते हुए पत्रकारिता के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की। सर्वप्रथम आपको रेखा चित्र लेखक होने का गौरव प्राप्त है। पंडित श्री राम शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में मक्खनपुर के समीप किरथरा नामक गांव में 23 मार्च सन 1892 ईस्वी को हुआ था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने मक्खनपुर में ही की थी। इसके बाद इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। ये बचपन से ही साहसी और आत्मविश्वासी थे। देश प्रेम की भावना इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। कुछ अवसरों पर इन्होंने अपने गुणों का परिचय भी दिया था। ये शिकार साहित्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध लेखक हैं। वास्तव में इनका लेखन इस दिशा में किया गया सर्वप्रथम किंतु सफल प्रयास था। महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले तथा महान देशभक्त श्री राम शर्मा लंबी बीमारी के चलते सन 1967 में सदा के लिए इस संसार से विदा हो गए। फूलों की खुशबू हवा के विपरीत दिशा में नहीं फैलती, लेकिन सद्गुणों की कीर्ति दसों दिशाओं में फैलती है। श्री राम शर्मा का कार्य क्षेत्र। आरंभ में श्री राम शर्मा ने शिक्षण का कार्य किया, परंतु उनका झुकाव लेखन और पत्रकारिता की तरफ था। श्री राम शर्मा लंबे समय तक विशाल भारत पत्रिका के संपादक भी रहे। स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने क्रांतिकारियों के साथ सक्रिय रूप से भाग लिया। पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इन्होंने श्री गणेश शंकर के दैनिक पत्र प्रताप में भी सह संपादक के रूप में कार्य किया। हिंदी साहित्य में शिकार साहित्य का प्रारंभ इन्हीं के द्वारा माना गया है। शिकार साहित्य से संबंधित लेखों में घटना विस्तार के साथ साथ पशुओं के मनोविज्ञान का सम्यक परिचय देते हुए इन्होंने उन्हें पर्याप्त रोचक बनाने में सफलता प्राप्त की। इन्होंने ज्ञानवर्धक लेख भी लिखे हैं, जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में समय समय पर प्रकाशित होते रहे हैं। श्री राम शर्मा जी की रचनाएं। शर्मा जी ने विभिन्न विद्याओं में साहित्य का सृजन किया है। उन्होंने संस्मरण, जीवनी, कहानी, शिकार साहित्य आदि प्रमुख माने जाते हैं। इनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं, जैसे सेवाग्राम की डायरी, सन 42 के संस्मरण, जंगल के जीव, प्राणों का सौदा, बोलती प्रतिमा, शिकार, नेताजी और गंगा मैया इत्यादि माने जाते हैं। श्री राम शर्मा जी की भाषा शैली। श्री राम शर्मा की भाषा सहज, सरल, बोधगम्य एवं प्रवाहगम्य है। भाषा की दृष्टि से इन्हें प्रेमचंद के निकट कहा जा सकता है। अपनी भाषा को सरल बनाने के लिए इन्होंने उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी एवं लोक प्रचलित शब्दों का यथास्थान प्रयोग किया है। मुहावरों व लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा में और भी अधिक रोचकता व व्यवहारिकता उत्पन्न हुई है। इनकी रचनाओं में निम्नलिखित शैलियों के दर्शन होते हैं, जैसे चित्रात्मक शैली, कथात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली और विवेचनात्मक शैली। उन्होंने अपनी रचनाओं में कहीं कहीं पर डायरी शैली, काव्यात्मक शैली तथा सूत्रात्मक शैली का प्रयोग भी किया है। प्रस्तुत संस्मरण निबंध स्मृति आपकी शिकार पुस्तक से लिया गया है।
जिसमें लेखक ने अपने बचपन की एक रोमांचकारी घटना का वर्णन किया है। इस निबंध में लेखक ने बाल सुलभ चेष्टाओं व प्रकृति आदि पर पाठक का ध्यान आकर्षित किया है। साहित्य में इनका क्या स्थान है? जीवनी, संस्मरण व शिकार साहित्य आदि विधाओं पर लेखनी चलाने वाले श्री राम शर्मा साहित्य जगत में अपनी उपलब्धियों के लिए सदैव स्मरणीय रहेंगे। हिंदी साहित्य जगत सदैव आपका आभारी रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रचना दीक्षित और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं श्री राम शर्मा द्वारा रचित उनकी एक महत्वपूर्ण रचना जिसका नाम है स्मृति। सन 1908 ईस्वी की बात है। दिसंबर का आखिरी या जनवरी का प्रारंभ होगा। कड़ाके की ठंड थी। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी भी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई तुम्हें बुला रहे हैं। मैं घर को चलने लगा, साथ में मेरा छोटा भाई भी था। भाई साहब ने कहा, कुछ पत्र उन्होंने मेरे हाथ में दिए और उन्होंने कहा कि इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाकखाने में डालाओ। तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक में ही चिट्ठियां निकल जाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हैं। जाड़े के दिन थे, जिस पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी और हवा इतनी तेज़ थी कि शरीर का जो मांस होता है वो भी ठिठुर रहा था। इसलिए हमने अपने कानों को धोती से बांध लिया। साथ में मैंने एक डंडा लिया था और मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष मैं उस डंडे से आम तोड़ता था। इस कारण वह मूक डंडा मुझे सजीव सा प्रतीत होता था। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया, क्योंकि कुर्ते में जेबें न थीं। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फरलांग दूर उस कुएं के पास आ गए, जिसमें एक अति भयंकर काला सांप रहता था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ यानी 36 फुट गहरा था। जिसमें पानी न था, उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का ही था। कुएं के किनारे से एक ढेला मैंने उठाया और उझक कर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया, पर मुझ पर तो मानो बिजली सी गिर पड़ी। सांप ने फुसकार मारी या नहीं मारी, ढेला उसे लगा या नहीं लगा, ये बात अब तक स्मरण नहीं है। टोपी को जैसे ही मैंने साथ में लिया, वैसे ही तीनों चिट्ठियाँ चक्कर काटती हुई कुएं में गिर गईं। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरन की आत्मा गोली से हत होकर निकल जाती है और वह तड़पता रहता है, उसी भांति वे चिट्ठियाँ क्या टोपी से निकल गई। मेरी तो मानो जान ही निकल गई। अब कुएं की पाट पर बैठकर हम दोनों भाई रो रहे थे। छोटा भाई जोर जोर से रो रहा था और मैं चुपचाप। निराशा, पिटने का भय और उद्वेग से रोने का उफान आता था। पलकों के ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर आंसू आ ही जाते थे। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया। पासा फेंक दिया था। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी चिंता न थी, पर विश्वास था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियां उठा लूँगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। मैंने अपने भाई को आश्वासन दिलाया कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। कारण यह था, इससे पहले मैंने बहुत सारे सांपों को मारा था। इसलिए कुएं में घुसते घुसते मुझे सांप का जरा सा भी भय नहीं था। परंतु यहाँ कुछ उल्टा हो गया। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की असंभवता प्रतीत हो गई। डंडा चलाने के लिए कुएं में कोई
स्थान ही नहीं था। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफ़ी स्थान होना चाहिए जिसमें वे उस डंडे को घुमाया जा सके। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मुहरे पर खड़ा होना था। यदि फन या उसके समीप का भाग न दबा तो फिर वह पलट कर जरूर काटता, और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियों को मैं कैसे उठाता। डंडे को लेकर जो हुई मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी हुई चिट्ठी की ओर उसे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठियों की ओर बढ़ा और ज्यों ही चिट्ठियों के पास पहुंचा कि फुंकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। हृदय से मैं कांप उठा और हाथों ने आज्ञा नहीं मानी और डंडा छूट गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहम अथवा आतंक से अपनी ओर खिंच गया। सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। डंडे के मेरी ओर खिंच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्टकार्ड चुन लिए, यानी उठा लिए। चिट्ठियों को धोती के छोर से बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था। मेरी तो जीत हो चुकी थी, पर अपना निशाना गंवा चुका था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता, इसलिए कुएं के बगल में एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसके दाईं ओर फेंकी और वह उस पर झपटा और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम न था। केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता। 15 से 20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ। उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा। बाहें भर गई थी, छाती फूल गई थी। जब मैंने मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत ये घटना अपनी माँ को सुनाई तो सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपने गोद में बिठा लिया। कितने अच्छे थे वो दिन। उस समय राइफल नहीं थी, डंडा था, और डंडे का शिकार, कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक नहीं था। मुझे आज भी वो घटना याद आती है तो मैं सहम उठता हूँ। थैंक यू।